हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। हमारा टॉपिक है बॉडी कैविटी। हम इससे पहले वीडियो तक पढ़े थे कि जीवों का जो वर्गीकरण होता है वह किस किस आधार पर होता है। तो इसमें सबसे पहला देखा गया था कि जो जीवों का जो शरीर का जो बनावट होता है, रूपरेखा, उसके आधार पर कैसे जीवों को बांटा गया है, ये देख लिए थे। दूसरा देखा गया था कि उनका जो शारीरिक सम्मित होता है कि किस किस तरीके से उनका जो बॉडी है वो सिमेट्री फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, उसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण हो सकता है। इसके बाद देखा गया था उनके जर्म लेयर के आधार पर। फिर अगला है, चौथा पॉइंट है बॉडी कैविटी, है ना, कि उनका जो बॉडी कैविटी, जो गुहा पाई जाती है उनके शरीर पर, जिसको देह गुहा कहा जाता है। ठीक है, तो देह गुहा के आधार पर जीवों को किस प्रकार से उनको वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि देह गुहा क्या होता है। यहाँ पर देह गुहा, जिसको सीलोम भी कहा जाता है। तो देह गुहा जो होता है वह एलिमेंट्री कैनाल एवं बॉडी वॉल के मध्य उपस्थित या प्रेजेंट एक खाली जगह होता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। तो मनुष्यों के या अन्य जीवों के शरीर पर क्या पाया जाता है? आहार नाल पाया जाता है। तो ये आहार नाल जो है वो शरीर के अंदर ही उपस्थित होता है। तो इसी आहार नाल और जो शरीर का जो वॉल होता है ना, उनके बीच में, जैसे कि अगर यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि ये मनुष्य का क्या है, बॉडी वॉल है ना, शरीर का ये क्या है, दीवार है। इसके अंदर में यदि एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, आहार नाल, तो इस आहार नाल और इस बॉडी वॉल के बीच में ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसी जगह को ही कहा जाता है सीलोम या देह गुहा कहा जाता है। और ये जो देह गुहा होती है ना, जो खाली स्थान पाया जाता है, वो पेरिटोनियम झिल्ली से ढका होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये जो देह गुहा होती है ना, इसका निर्माण कैसे होता है। तो जब भ्रूणी अवस्था में, जब भ्रूण होते हैं, है ना, जब वो गर्भ के अंदर होते हैं, तो उनका जो मीजोडर्म होता है, कौन सा लेयर? मीजोडर्म। हमको पता है कि भ्रूण में 3 लेयर का निर्माण होता है। सबसे भीतरी एंडोडर्म होता है, फिर बीच में मीजोडर्म होता है और सबसे ऊपर में एक्टोडर्म होता है। तो जो भ्रूण का मीजोडर्म होता है, यही क्या होते हैं, 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। 2 भाग में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। और बटने के पश्चात क्या होता है कि 2 भागों में जब ये बटते हैं तो एक ऊपर वाला किसका निर्माण कर लेता है, एक्टोडर्म का निर्माण कर लेता है। तो वही जो बीच का जो जगह बचता है उसी को कहा जाता है देह गुहा। ये जो देह गुहा होती है उसमें एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? यहाँ पर तरल पदार्थ भरे होते हैं। देह गुहा में तरल पदार्थ या द्रव भरे होते हैं। ठीक, तो इस तरल पदार्थ को देहगुही द्रव्य कहा जाता है। देहगुहीय द्रव कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस देह गुहा के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देह गुहा जो है वो 3 भागों में बटा होता है। देह गुहा के आधार पर जीव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अदेहगुही। सबसे पहला है अदेहगुही, दूसरा है देहगुही और तीसरा है कूट देहगुही। ठीक है, तो देह गुहा के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, अदेहगुही, देहगुही और कूट देहगुही। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसिलोमेट। एसिलोमेट, इसको कहा जाता है सिलोमेट, और ये है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो
सीलोमेट, है ना। स्यूडोपोडिया हमने पढ़ा था, स्यूडोपोडिया को क्या कहा जाता है, कूट पात कहा जाता है, झूठे पैर। तो उसी प्रकार से कूट देहगुही भी होते हैं, जो क्या होते हैं, एक छल या झूठ के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अदेहगुही या एसिलोमेट क्या होता है। तो जो एसिलोमेट होते हैं, है ना, इसमें देह गुहा अब्सेंट होते हैं, देह गुहा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि देह गुहा इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है, इसीलिए इसका नाम है अदेहगुही। तो ऐसे जीव जिनमें देह गुहा नहीं पाया जाता है ना, तो उसके अंतर्गत आते हैं स्पंज, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में भी देह गुहा नहीं पाया जाता, इसलिए वह क्या है, एसिलोमेट जीव होते हैं। तो स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, और जो प्लेटीहेलमिन्थेस है ना, प्लेटीहेलमिन्थेस हैं जो कृमि वगैरह को जिसमें रखा गया है। तो स्पंज, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी क्या हैं, एसिलोमेट होते हैं, उनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। अब हम देख लेते हैं कि देह गुहा क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, देह गुहा में, देह गुही का मतलब है कि इसमें देह गुहा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनमें देह गुहा पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद कौन सा संघ आता है, तो इसमें आता है एनिलिडा। तो जो एनिलिडा है वह क्या होता है, उसमें देह गुहा पाया जाता है, इसलिए एनिलिडा जो है वो सिलोमेट प्रकार का जीव होता है। एनिलिडा हो गया। इकाइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्टार फिश, जेली फिश, ठीक है, ये सबको रखा गया है। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यानी कि जितने भी कशेरुकी दंड वाले जो जीव हैं वो सभी कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी क्या हैं, सिलोमेट होते हैं, है ना। तो सिलोमेट वाले जो सिलोमेट है वह केवल उच्च वर्गीय जीवों में पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कूट देह गुही। कूट देहगुही क्या होता है कि इसमें सिलोम का विकास जो है वो क्या होगा, ब्लास्टोसिल नामक कैविटी में होता है। तो प्रारंभ में वो रहेंगे और बाद में वो क्या हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते या वो विलुप्त हो जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कूट देहगुही। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि प्रारंभ में, यानी कि जब भ्रूणी अवस्था में, है ना, जब ब्लास्टुला बनता है तो प्रारंभ में ब्लास्टुला स्टेज में देह गुहा पाया जाता है। सिर्फ कौन से स्टेज तक देह गुहा पाया जाता है, ब्लास्टुला स्टेज में देह गुहा पाया जाएगा। फिर बाद में क्या होता है कि जब गैस्ट्रुला स्टेज के बाद जब अंगों का निर्माण होने लगता है तब जो देह गुहा होती है वो विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है कूट देहगुही। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिसमें प्रारंभ में तो देह गुहा पाई जाती है लेकिन बाद में वो विलुप्त हो जाते हैं। तो गोल कृमि जो हेलमिन्थस है, जिसको एस्केरिस कहा जाता है ना, तो गोल कृमि में क्या होता है, जो गोल कृमि है उसमें कूट देहगुही पाया जाता है। प्रारंभ में देहगुहा रहेंगे और बाद में वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से था यह देह गुहा के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो जो स्टार्टिंग के जो 3 संघ होते हैं उनमें अदेह गुहा, देह गुहा नहीं पाया जाता है, इसलिए उनको एसिलोमेट कहा जाता है। फिर एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा और जो कॉर्डेटा हैं ये उच्च वर्गीय जीव होते हैं, तो उनमें देह गुहा पाया जाता है। उसके बाद जो गोल कृमि है, हेलमिन्थस संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें स्टार्टिंग में ब्लास्टुला स्टेज में देह गुहा पाया जाएगा, फिर बाद में वो विलुप्त हो जाता है। अब यदि इस देह गुहा का यदि कार्य पूछा जाता है कि ये जीवों में करता क्या है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है कि बॉडी को यह लचीला बनाए रखता है, क्योंकि जब आहार नाल और बॉडी के बीच में यदि जगह रहेगा तभी तो बॉडी क्या करेगी, लचीली होगी, है ना। तो ये क्या करता है, देह गुहा जो है वह बॉडी को लचीला बनाता है, अंगों को प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, और बाहरी आघातों से उसको बचाता है। तो इस प्रकार से देह गुहा का कार्य भी है।
अब हम देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। इससे पहले जीवों का आधार देख लिया कि किन किन आधारों पर जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे जीवों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने बताया था 10 संघ के बारे में। तो इसमें हम एक एक संघ को देखेंगे और उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला संघ क्या था? इसमें सबसे पहला संघ था फाइलम पोरीफेरा, है ना। कौन सा संघ था? फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा। तो हम जानेंगे कि ये जो पोरीफेरा है, सबसे पहले हम इसके नाम का मतलब देखते हैं। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पोरीफेरा जो है वह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है पोरस, है ना, और बना हुआ है फेरा। तो पोरस धन फेरा दोनों मिलकर बना है पोरीफेरा। तो यहाँ पर पोरस का मतलब होता है छिद्र या पोर। पोरस का मतलब होता है पोर, जिसको क्या कहा जाता है? असंख्य छिद्र। हिंदी में पोर का मतलब होता है छिद्र। और यहाँ पर फेरा का मतलब होता है बियर, ठीक है। यानी कि बियर का मतलब यहाँ पर होता है स्पंज युक्त, है ना। यानी कि जो स्पंज, जो आप गद्दा देखते हैं, उसको बोला जाता है बियर या स्पंज। तो यहाँ पर पोरीफेरा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जिसके शरीर पर असंख्य क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। पोर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पोरीफेरा। तो हम यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? स्पंज। स्पंज को ही कहते हैं पोरीफेरा। यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसका लक्षण देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या लक्षण होता है करके। तो पोरीफेरा के अंतर्गत असंख्य छिद्र वाले जीवों को रखा गया है। यहाँ पर लिख देते हैं असंख्य छिद्र वाले बहुकोशिकीय, है ना, क्योंकि यहाँ पर बियर लिखा है। फेरा का मतलब है कि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएं। तो असंख्य छिद्र वाले बहुकोशिकीय, जिसमें आते हैं स्पंज। तो यहाँ पर हम सबसे पहला लक्षण देखेंगे। इसमें सबसे पहला लक्षण हम देख लेते हैं कि ये जो जीव है वो क्या है? बहुकोशिकीय है। तो पहला लक्षण होगा बहुकोशिकीय, यानी कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय होगा। और क्या होता है? जलीय जंतु, यानी कि पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी क्या होते हैं? जल में निवास करते हैं, ठीक है। और जलीय जंतु के अंतर्गत ये कौन से जल में रहते हैं? तो समुद्री जल में। ये जो जीव होते हैं वो समुद्री जीव कहलाते हैं। दूसरा हम इसका लक्षण लिख लेते हैं कि ये जो जीव होते हैं वो, उनकी जो आकृति होती है ना, आकृति अनियमित होती है। मतलब इनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती है, ये किसी भी आकार में होते हैं। तो अनियमित, बेलनाकार भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगला लक्षण हम लिख लेते हैं कि इनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है। मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक साथ होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी मिलकर केवल एक ही कार्य करती हैं, है ना। अलग अलग कार्यों के लिए इनमें अलग अलग कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये बहुकोशिकीय तो है, लेकिन इनकी जो कोशिका है वो संगठित होती है। तो कोशिका संगठन पाया जाता है। और कोशिका संगठन पाया जाता है तो हम ये जानते हैं कि कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, लेकिन इसमें कोशिकीय संगठन होने की वजह से इनकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में संगठित होकर कार्य करती हैं। इसमें ऊतक व अंग का निर्माण नहीं होता। नहीं पाए जाते, ठीक है। अगला लक्षण हम लिख लेंगे कि इनके जो शरीर होते हैं, पोरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं, इनके शरीर पर असंख्य
छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? इस छिद्र को कहा जाता है ऑस्टिया, है ना। ये पूछा जाता है कि जो स्पंज या पोरीफेरा जीव के अंतर्गत जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उस छिद्र को कहा जाता है ऑस्टिया। इसी ऑस्टिया के माध्यम से ही जल जो है वो इन जीवों के बॉडी में प्रवेश करते हैं। उसके बाद इनमें जो प्रजनन होता है, ठीक, तो इनमें जो प्रजनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा। मुकुलन, इनमें कोई लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है, तो प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है या पुनर्जनन के द्वारा। उसके बाद इनमें नर व मादा युग्मक का निर्माण एक ही जीव में होता है, यानी कि जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही शरीर पर दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। एक ही शरीर में नर व मादा लिंग प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से था यह पोरीफेरा जीव के अंतर्गत आने वाले जीवों के लक्षण। अब इन लक्षणों का जो भी जीव पालन करते हैं, जिनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, ऊतक व अंग नहीं पाए जाते हैं, जिनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाएंगे, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं, तो इस लक्षण वाले जीवों को किस संघ में रखा गया है? पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा सबसे पहले साइकॉन। साइकॉन जो है वह पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो यदि हम साइकॉन को यहाँ पर डील करते हैं, एग्जाम्पल है साइकॉन, तो यदि कोई भी संघ को पूछा जाएगा तो आप उसका एक एग्जाम्पल लेके उस एग्जाम्पल का लक्षण लिखेंगे और उसका एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जानकारी के लिए था। अब जो हम एग्जाम्पल देंगे उसी को इस संघ के अंतर्गत रखेंगे। तो जैसे कि साइकॉन है, तो साइकॉन का यदि हम डायग्राम देखेंगे, तो वह इस तरीके से दिखाई देता है और इनके शरीर के चारों तरफ रोमयुक्त संरचना होती है। इस तरीके से, और इनमें जो लक्षण बताया गया था कि इनमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, तो इस तरीके से क्या है, इसमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्र को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। ऑस्टिया कहा जाता है। ये जो है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? बर्ड है ना, मुकुल के रूप में, कली के रूप में दिखाई दे रहा है। और ये जो ऊपर का जो गोला भाग रहता है ना, जो बड़ा सा छिद्र होता है, ये इसको कहा जाता है ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं इस छिद्र को? ऑस्कुलम, जहाँ से जल अंदर बाहर जाते हैं। और ये जो निचला भाग है, यहाँ भी अनेक छिद्र होते हैं जो इनको चट्टानों से चिपकने में मदद करते हैं, जिसको बेस कहा जाता है। इसी के माध्यम से ये साइकान जो है वो किसी भी चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। अब यदि हम इसका लक्षण देखेंगे, इसका लक्षण, कभी भी यदि संघ को पूछते हैं पोरीफेरा संघ का कोई एक या दो उदाहरण समझाइए, तो आप एग्जाम्पल का ही लक्षण बताएंगे और उसका डायग्राम देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं कि जो बॉडी होती है, शरीर होती है, वह एक फूलदान के समान है ना। डायग्राम से आप देख रहे होंगे
कि यह क्या है, एक गमले के समान दिखाई दे रहा है, तो ये जो है वह फूलदान के समान दिखाई देती है। अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनका जो जीव होते हैं ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, है ना, अकेले नहीं होते हैं ये, तो यह क्या होते हैं, एक कॉलोनियल होते हैं। मतलब ऐसी उनमें बहुत सारे बर्डिंग पाए जाते हैं और वो एक साथ समूह में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए क्या है, ये कॉलोनियल होते हैं। अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनके शरीर पर क्या पाई जाती है, ऑस्टिया होती है, ऑस्टिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो क्या करता है, जल को अंदर व बाहर लाने ले जाने का काम करते हैं। कार्य करते हैं। और अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनका जो शरीर है उसके अग्रभाग पर क्या पाया जाता है, ऑस्कुलम पाया जाता है। अग्रभाग पर ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इस ऑस्टिया के द्वारा जो जल हैं वो अंदर आते हैं और इस ऑस्कुलम के द्वारा जल क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, जल बाहर जाता है और ऑस्टिया के द्वारा क्या होता है, जल जो है वो अंदर आता है। तो इस तरीके से था यह साइकॉन। ठीक है, तो पोरीफेरा के अंतर्गत सबसे पहला एग्जाम्पल था साइकॉन। ये जो जीव होते हैं वह गद्देदार होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको स्पंज कहा जाता है। जो आप गद्दा जो यूज़ करते हैं, है ना, और जो कार वार के लिए या साफ़ सफाई के लिए जो गद्दा यूज़ किया जाता है, जो स्पंज होता है, वो पोरीफेरा संघ के जीव के द्वारा ही बने होते हैं। अब पोरीफेरा के अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया। इसका एक हम डायग्राम देखेंगे। तो जो यूस्पोंजिया है वह इस तरीके से स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। इसमें भी छिद्र पाया जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑस्कुलम। और ये है उसका बेस, जिसके थ्रू वह चट्टानों से चिपका होता है। तो यह एक स्पॉन्जिया है। अब यदि हम इसका लक्षण देखेंगे तो इसमें सबसे पहला लक्षण लिख सकते हैं कि इनका जो शरीर होता है वह किस टाइप का होता है, फाइबर युक्त होता है ना, फाइबर लाइक बॉडी। जो इनका शरीर होता है वह एक तंतु के समान संरचना वाली होती है। ठीक है, और ये जो है वो इसका एक और नाम है, इसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो बाथ के लिए जो हम स्पंज यूज़ करते हैं, है ना, जो नहाने के समय जो आप मोटे गद्दे का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो इसी स्पॉन्जिया से ही बना होता है, इसीलिए इसका नाम है बाथ स्पंज। उसके बाद अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनका जो जब ये सूखने के पश्चात जब इनमें पानी की कमी हो जाती है या जब ये सूखे स्थान पर आ जाते हैं तो इसका जो शुष्क वाला जो कंकाल होता है उसका यूज़ हम फर्नीचर या कार वगैरह साफ़ करने के लिए या नहाने के समय इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो शुष्क कंकाल होता है, सूखा हुआ बॉडी, तो शुष्क कंकाल का उपयोग क्या करते हैं हम, फर्नीचर
व कार साफ करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से था यह स्पॉन्जिया। ये भी क्या है, एक पोरीफेरा का ही जीव होता है, जो क्या है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में होती है इनकी बॉडी। इसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग है, जब ये सूख जाता है तो इसका उपयोग फर्नीचर या कार साफ सफाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पोरीफेरा के अंतर्गत और भी जीव हैं, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया और ग्रेंसिया, स्पॉन्जिया, ये सभी जो जीव हैं वो पोरीफेरा के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला संघ हम देखेंगे निडेरिया या सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम संघ सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे।